हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। आज ये अपना तीसरा कैप्सूल क्लास होने वाला है और इस बात की गारंटी ले रखी है कि अगर आप ये सिर्फ कैप्सूल क्लासेस को भी देखते हो, भैया माहौल बना दोगे पेपर में। तो आज के कैप्सूल क्लास में हम लोगों ने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कवर किए हैं जो बार बार पेपर में आते रहते हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये रखा है कि किस एरो को कैसे दिखाते हैं। ध्यान से समझना, इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो भैया, जब भी कभी स्ट्रेट एरो दिख जाए, यानी इस तरीके का एरो अगर आपको दिखाई दे, तो ये शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है। हम लिखते हैं भैया सी ने क्रिया करी O2 से, ने बनाया मेरे भाई CO2, तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना रहा है। मतलब ये केवल एक रिएक्शन हो रही है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है भाई। डबल हेडेड स्ट्रेट एरो, अगर इस तरीके का एरो दिख जाए मेरे भाई, तो इस तरीके का एरो रेजोनेंस दिखाता है। हम कहते हैं गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो उसे हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, उसी को बदल बदल के देखना। तो भैया डबल हेडेड जो एरो होता है, जो इस तरीके का एरो होता है, ये रेजोनेंस को दिखाता है भाई। ठीक है। तीसरा है हाफ हेडेड स्ट्रेट एरो। हाफ हेडेड का मतलब क्या है? इस तरीके का अगर आधे आधे एरो हो और सामने की तरफ दिखे तो इसे रिवर्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है शोज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हम कह दें कि हम बर्फ से बना रहे हैं पानी, और पानी से फिर से बना रहे हैं बर्फ, और जितनी तेजी से इससे ये बन रहा है उतनी ही तेजी से इससे ये बन रहा है, तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। सरल भाषा में जब अग्र विक्रिया की तरह, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं बताओ? इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। एक ये कर्व्ड एरो है। कर्व्ड एरो क्या होता है? ये दिखाता है, इस तरीके का अगर एरो आपको दिख रहा है, ये दिखाता है शोज हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। सर जी, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है? बॉन्ड माने बॉन्ड, फिशन माने टूटना। हाइड्रो मतलब होता है अलग अलग। अब ध्यान से समझना, एक होता है होमोलिटिक। जैसे अगर हम इसका अगला स्टेप आपको दिखाएं तो एक होता है होमोलिटिक। ये देखिए मेरे भाई, अगर इस तरीके का एरो है तो हम इसे कहेंगे होमोलिटिक। जरा समझो मेरे भाई, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर इस तरीके का एरो है तो इसे कहेंगे होमोलिटिक, और इस तरीके का है तो कहेंगे हाइड्रोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब ये है, होमो मतलब समान, यानी अगर दो आदमी है, एक ये है एक ये है, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, समान रूप से वितरण हो रहा है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये लोग ले रहे हैं, तो इसे होमोलिटिक कहेंगे, समांगी कहेंगे। और अगर एक ही आदमी को सब मिला जा रहा है, दूसरा बेचारा बौरा बन रहा है, तो इसे कहेंगे हाइड्रोलिटिक, यानी विषमांगी। क्या होता है इस वीडियो में हम ये भी आपको बताने वाले। समझो मेरे भाई, सबसे पहले हमने क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। इसीलिए हमने यहीं से शुरुआत करी है कि बॉन्ड फिशन का मतलब जो बॉन्ड टूटता है वो कितनी तरीके से टूटता है। अब समझो मेरे भाई, पहले तो ये समझना पड़ेगा बॉन्ड बनता कैसे है। सुनो, जैसे मान लिया ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ये हाइड्रोजन है, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास भी एक, इनके पास भी एक। बोले एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, एक हमारा इलेक्ट्रॉन, आओ साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी हो गई और बॉन्ड बन गया। यानी सरल भाषा में कहें तो जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से साझेदारी हो गई। अब यहां पर बात हो रही बॉन्ड फिशन यानी टूटने की। तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? दो तरीके हैं। एक तो अपना अपना ले लो भैया, तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, बॉन्ड टूट जाएगा, बात खत्म होगी। दूसरा, ये दबंगई दिखा रहे, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, घुस के दिखा सकते हो दिखाओ, ले जा पाओ ले जाओ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आदमी ने कब्जा कर लिए। तो जब अपना अपना ले जाएंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, समान रूप से बटेगा, तो इसे होमोलिटिक कहेंगे। और एक आदमी दबंगई दिखा के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसे कहेंगे हाइड्रोलिटिक। ठीक भैया, तो समझो यहां पे क्या लिखा हुआ? पहला होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। क्या लिखा है? किसी कोवैलेंट बॉन्ड के इस प्रकार ब्रेक होने, यानी जो कोवैलेंट यानी साझेदारी वाला बॉन्ड बना हुआ है, कि वो इस प्रकार से ब्रेक हो कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, तो इसे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। होमोलिटिक मतलब समान रूप से बॉन्ड को टूटना कहते हैं। इस प्रोसेस को होमोलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, यानी फ्री
रेडिकल का मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाई देंगे। ये देखो CH3 CH3। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। ये भैया HNU का मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। उस पैकेट को फोटोन या क्वांटा कहते हैं और एक क्वांटा की एनर्जी इतनी होती है। इसलिए चाहो तो हिंदी में सूर्य का प्रकाश लिख लो, अंग्रेजी में सनलाइट लिख लो, या उसकी एनर्जी HNU लिख लो भैया, ठीक है। CH3 के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ये एथेन है। जब बॉन्ड टूटेगा तो इनने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, अलग हो गए, इनने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, अलग हो गए। ये देखो इस तरीके से CH3 को कहते हैं मेथिल, और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए हैं तो नाम होगा मेथिल फ्री रेडिकल। कितने बन गए? 2 मेथिल फ्री रेडिकल बन गए। आपको समझ में आ गया होगा। होमो का मतलब होता है समान, बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, बॉन्ड टूटेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, तब इसे कहेंगे होमोलिसिस और बनेगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लेके छुट्टा सांड घूम रहे, गांव वाली भाषा में कहे तो ये फ्री रेडिकल कहलाएंगे भाई, ठीक है। हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या होगा? हाइड्रोलिटिक में एक दबंग आदमी है, बोले हम दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे, जाओ तुम्हारा जो कर पाओ भैया कर लो जाके। तो कोवैलेंट बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है कि बॉन्ड से जुड़े एक ही एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। समझो भैया, जो CH3 था, जो Br था, एक इलेक्ट्रॉन इनका था, एक इनका था, इनने दोनों इलेक्ट्रॉनों पे कब्जा कर लिया Br ने। समझना मेरे भैया, Br ने दोनों इलेक्ट्रॉनों पे कब्जा कर लिया, इनका इलेक्ट्रॉन चला गया। इनने कही कोई बात नहीं, दुनिया तो देख रही है, समाज तो देख रहा है, तुमने इलेक्ट्रॉन लिया है, तुम साले जिंदगी भर भिखारी कहलाओगे, इसलिए इनके ऊपर माइनस आ गया। जो इलेक्ट्रॉन लेता है गरीब कहलाता, उसके ऊपर माइनस आता, यानी ऋण आयन होता है, एनाइन होता है। बोले मेरा क्या, मेरा तो इलेक्ट्रॉन चला गया, हम तो जिंदगी भर दुनिया की नजरों में अमीर रहेंगे और हम प्लस कहलाएंगे। तो इस तरीके से ये कैटाइन हो गए, ये एनाइन हो गए, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, और इस तरीके से मेरे भाई क्या बन गया? हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हो गया। यानी एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया है, एक आदमी बेचारा खाली प्लस लेके घूम रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है कि बॉन्ड से जुड़े एक ही एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में कैटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन होता है। इनका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इनके ऊपर प्लस आ गया, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है, ये प्लस है, ये राजा है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इनके ऊपर माइनस आ गया। इस तरीके से हाइड्रोलिटिक में मेरे भाई कैटाइन और एनाइन का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भैया कैटाइन क्या होता है, एनाइन क्या होता है। कैटाइन माने प्लस, एनाइन माने माइनस। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि होमोलिटिक यानी अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हाइड्रोलिटिक का मतलब एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जो ले जाएगा वो ले तो जाएगा लेकिन भिखारी कहलाएगा, उसके ऊपर माइनस आएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिएजेंट आपसे पेपर में पूछ सकता है। 2 तरीके के रिएजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जिसे किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कमी वाले, कम वाले भैया, ठीक है। डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं तथा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी हमेशा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा भीख मांगते रहते हैं, कोई भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें बहुत इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है हमें, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा भैया। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है क्लोरीन पॉजिटिव। अब ध्यान से समझो, क्लोरीन का नंबर भैया 17 होता है, ठीक है, और इनका विन्यास होता है 2, 8, 7। जो लोग मेरी शॉर्ट वाली सीरीज देख रहे हो उसकी आज तीसरी वीडियो भी डालेंगे। असलियत में तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सर में दर्द अभी भी बहुत विकट हो रहा है, लेकिन हमने कहा यार ठीक है, बच्चों को भी टेंशन होती तो चलो बनाते हैं चल के। तो 2, 8, 7 क्लोरीन, हकीकत यह है क्लोरीन निगेटिव आदमी है। क्लोरीन के ऊपर हमेशा एक निगेटिव रहता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। यहां ये प्लस लिए बैठे हुए, प्लस का मतलब और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब तो 6 ही रहेगा। यानी तुम्हारी भाषा में कहें, अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो क्लोरीन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा अगर इन्होंने प्लस बना लिया तो। और इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की इनके पास कमी है, तो ये भिखारी है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इन्हें, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग कहलाएंगे भैया, ठीक है। ऐसे ब्रोमीन भी है, हाइड्रोजन का नंबर 1, वो भी प्लस, यानी वो भी इलेक्ट्रॉन दे दिया। बैठे हुए भिखारी बन के जो
जो था वो भी दे दिया, अब कोई हमें दे जाए हमारा काम चले। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। इनमें से 2 3 4 जो एग्जाम्पल आप याद कर पाना वो याद कर लेना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होता है भाई, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग होगा, जिससे नाभिक की जरूरत है, न्यूक्लियस की जरूरत है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक का अर्थ होता है न्यूक्लियस लविंग। क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। ये इलेक्ट्रॉन रिच निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉनों की दिक्कत नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये कहते हैं कि अगर किसी को चाहिए हो, कोई न्यूक्लियस खाली पड़ा हुआ हो, तो और हम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे, इलेक्ट्रॉन उधार दे देंगे, जोड़ा दे देंगे उधार में, तुम आओ। जैसे भैया यहां देखो ये लिखा हुआ NH3, समझना नाइट्रोजन का नंबर भैया 7 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझो। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हाइड्रोजन इनसे जुड़े? देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इनसे जुड़ गए, तो NH3 बन गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके पास 5 होते हैं। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं अभी, जिनने साझेदारी नहीं करी है। तो नाइट्रोजन आराम से कहता है 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तुम आओ, तुम्हें उधार दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से जो अपने इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा उधार देने की दम रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। और इस तरीके से इन्हें न्यूक्लियस लविंग भी कहते हैं। इन्हें नाभिक चाहिए, आओ हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे मेरे भाई, ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पेपर में खूब आती है। क्या होती है समझो, ये लॉन्ग में आ सकती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? पहली होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो आप आइसोमेरिज्म समझो शॉर्ट में। अगर हम आपसे कहें कि हमने लिखा CH3 OCH3 और हमने लिखा C2H5OH, तो इन दोनों में क्या फर्क है बताओ? सर जी कोई फर्क नहीं है, यहां भी 1 और 1 2 कार्बन है, यहां भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, यहां भी 1 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 कार्बन है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन ये C2H5OH अल्कोहल दारू है, पी सकते हो। ये भैया ईथर है, इसे पियोगे तो मरोगे। इसका मतलब दोनों में संख्याएं सेम है, फार्मूला भी सेम है, लेकिन ग्रुप अलग अलग है, प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो आइसोमर का मतलब होता है समावयवी, जिनके अवयव सेम हो। अवयव का मतलब 2 कार्बन यानी अवयव सेम है, 6 हाइड्रोजन अवयव सेम है, 1 ऑक्सीजन अवयव सेम है। यानी सरल भाषा में कहें तो जिनके अवयव सेम हो, समान अवयव, उसे समावयवी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल का क्या मतलब होता है? जहां कहीं भी ऑप्टिकल शब्द आ जाए, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश। तो यहां पे कुछ प्रकाश से रिलेटेड है, लो समझो। बे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं, सूत्र सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, परंतु इनके एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन भैया क्या है? प्रॉपर्टी अलग, गुण अलग दिखा रहे। एक को पी रहे हैं, एक को नहीं पी पा रहे मेरे भाई। एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, तथा बे स्टीरियो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और यह घटना कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर जी एक शब्द आया स्टीरियो आइसोमर्स, ये क्या होता है समझो मेरे भाई। आइसोमर्स का मतलब क्या है? सब कुछ एक जैसा होगा, बस प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो क्या प्रॉपर्टी अलग है? इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर जी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? सुनो, जब तुम बस के अंदर बैठे होते हो तो धूप बाहर बहुत तेज है, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप छन छन के आ रही होती है। ऐसे ही जब धूप को निकॉल प्रिज्म पे डालते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल पे डालते हैं, तो कुछ ही कंपन आगे जा पाते हैं, थोड़ा सा प्रकाश आगे जा पाता है। इस छने हुए प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जब इन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स पे डालते हैं तो एक लाइट को दाईं तरफ घुमा देता है, एक लाइट को बाईं तरफ घुमा देता है। यही तो आइसोमेरिज्म है कि प्रॉपर्टी अलग, फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ सेम, बस जब लाइट पड़ेगी, जब ऑप्टिकल की बारी आएगी, प्रकाश की बारी आएगी, तो ये अलग अलग नेचर करेंगे। एक आएगा तो कहेगा हम तो प्रकाश को दाईं तरफ घुमाएंगे, एक आएगा बोले हम तो बाईं तरफ घुमाएंगे। यानी ये लोग प्रकाश के प्रति बिहेवियर अलग अलग दिखा रहे हैं, इस वजह से ये लोग ऑप्टिकल आइसोमर कहला रहा है। देखो भैया ऑप्टिकल आइसोमर 2 तरीके के होंगे। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे डी फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म भी कहते हैं। तो बे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज यानी सीधा घुमा देते हैं, डी फॉर्म कहलाती है। लो भैया देखो, जैसे ये क्या है? सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश ले लिया। नॉर्मल प्रकाश है तो इसमें सब तरफ कंपन होंगे, अंधाधुंध प्रकाश होगा, ठीक। जब इसे निकॉल प्रिज्म पे डालेंगे तो कुछ ही कंपन आगे पहुंच पाए, केवल जो इसकी एक्सिस के पैरेलल थे सीधे वाले कंपन ही पहुंच पाए। इसे कहेंगे पीपीएल यानी
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब इसे डी वाले पे डाला तो ये कैसा हो गया, देखो सीधी तरफ इसने घुमा दिया, लाइट ऐसे कंपन थे ऐसे होगा, यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो क्या करते हैं, कम प्रकाश को सीधी तरफ घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है वैसे घुमा देते हैं, ये डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। दूसरा भैया लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी को एल फॉर्म या निगेटिव कहते हैं। ये वही है, वे ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा देते हैं। ये प्रकाश है, निकोल प्रिज्म पे डाला, छन गया प्रकाश, छना तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी, एल फॉर्म पे डाला तो उल्टी तरफ घुमा दिया तो इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी लीवो रोटेटरी, ये कहलाएगा भैया, ठीक है। कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये जो भैया सीधी तरफ घुमा रहा है, उल्टी तरफ घुमा रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री है, कोई भी समानता है, एक जैसा है, तो भैया वो प्रकाश को नहीं घुमा पाएगा। सर जी कौन सी समानता? तो 3 समानताएं बताई गई, जरा समझो। पहली होती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जो कि 3 तरीके की होती है। पहली होती सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझो क्या कहा इन्होंने कि भैया ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म तब हो सकती है जब कोई समानता ना हो। कौन सी ना हो? पहली तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। यह साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। यदि मॉलिक्यूल के सेंटर से दोनों तरफ एक लाइन खींचे, तब ये दोनों ओर सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप आ जाए तो इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। समझो, यानी जैसे अगर हम कहें कि भैया ये मॉलिक्यूल है, सेंटर से इधर देखा सेम दूरी पे CH3, इधर देखा सेम दूरी पे CH3, यानी दोनों तरफ अगर सेम दूरी पे सेम ग्रुप आ रहे हैं तो उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो अगर भैया ये वाली सिमेट्री है तो वो मॉलिक्यूल प्रकाश को नहीं घुमा पाएगा, ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होगा भैया, तो बोले ये सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस समझते होगे भैया, एक्सिस बचपन में पढ़ी होगी, एक्स अक्ष, बाई अक्ष, ऐसे करके सुना है ना। यदि मॉलिक्यूल को उसकी 0 डिग्री से 360 तक रोटेट करें और रोटेशन के मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को 1 से अधिक बार रिपीट करें, समझो ऐसे करके मॉलिक्यूल को पकड़ा और घुमाना शुरू किया भैया, सरल भाषा में कहें तो घुमाना शुरू किया। इस तरीके से मान लिया रखा हुआ, घुमाना शुरू कर रहे हैं। पहले 0 पे घुमाया, पहले 0 है ठीक है, फिर 90 पे घुमाया, ठीक, फिर 180 पे घुमाया, फिर 270 पे घुमाया, फिर 360 पे घुमाया। और अगर मेरे भाई घुमाते समय चीजें रिपीट हो रही हैं, घुमाते समय, ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के ये एक्सिस है, ऐसे करके घुमा रहे, एक फिर घुमाया, फिर घुमाया, फिर घुमाया। अगर इस एक्सिस के चारों तरफ घुमाने पर, पूरा 360 डिग्री घुमाने पर चीजें रिपीट हो रही हैं, तो ये एक्सिस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। यानी भैया इस सिमेट्री के होते हुए भी ये ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होगा। ठीक, तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे अपने पास ये एक मॉलिक्यूल है, समझो हमने क्या लिखा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, COOH CHOH CHOH C, इसके बीचों बीच में हमने एक प्लेन खींच दिया। जब हमने एक प्लेन बनाया तो देखो मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में बट गया, ये जो फार्मूला है 2 हिस्सों में बट गया, और देखने में लग रहा है ऊपर भी CHOH COOH, यानी या तो यार प्लेन खींचा तो दोनों तरफ समान आ गए, सेम आ गए। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसे कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। वह प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है तथा दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज में, ऐसे इसे देखो तो लगता है इसे शीशे में देख रहा है, इसे देखो तो लगता है इसे शीशे में देख रहा है, इसलिए इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तब भी ऑप्टिकली आइसोमर कंपाउंड नहीं हो सकता है। मोटा मोटा समझो कि भैया ऑप्टिकली आइसोमर वो कब हो सकता है, जब उसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। कौन सी? सेंटर से दोनों तरफ सेम चीजें नहीं होनी चाहिए, जब एक्सिस पे घुमाओगे तो सेम नहीं आना चाहिए, मॉलिक्यूल के बीच में एक प्लेन खींचोगे तो दोनों तरफ सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ है तो वो ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो भैया फिर वो प्रकाश को घुमा देगा, सीधी तरफ घुमाएगा तो डी फॉर्म कहलाएगा, उल्टी तरफ घुमाएगा तो एल फॉर्म कहलाएगा। तो आज के इस पूरे कैप्सूल क्लास के अंदर हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लपेट दिया भाई, और उसी आधार पर समझे तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। लो भैया, एसिमेट्रिक कार्बन ये होता है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। समझो, कार्बन से 4 लोग जुड़ सकते हैं, और अगर कार्बन से चारों जगह पे अलग अलग आदमी जुड़ा है, A B D E, चारों संयोजकताओं से अगर अलग अलग व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। लिखा है यदि कार्बन की 4 संयोजकताएं 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तब इस मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 4 संयोजकता और चारों जगह अलग अलग आदमी बैठा हुआ है, कोई समानता है ही नहीं, कोई सिमेट्री है ही नहीं। तब इस कार्बन को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है।
ये देखो, ये कार्बन है, चारों संयोजकताओं पे अलग अलग आदमी जोड़ दिया, हाइड्रोजन, OH, COOH, CH3 अलग अलग है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा भाई। ठीक है, कायरलिटी क्या होती है? हमारे दोनों हाथों के बीच एग्जिस्ट करने वाली रिलेशन को कायरलिटी कहते हैं। जैसे ध्यान से समझो, हमारा ये हाथ है और हमारा ये हाथ है, अगर हम इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखें सीधा सीधा, तो क्या ये एक दूसरे को ढक पा रहे हैं? नहीं। ये देखो, ये दोनों हाथ अंगूठे अलग अलग निकले हो, यानी ये क्या करते हैं? ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी एक दूसरे को इम्पोज नहीं करते, ढक नहीं सकते हैं, ये नहीं ढकते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, यानी ये वाला हाथ इसके ऊपर रखोगे तो ये ढकेगा नहीं, इसे हम लोग कायरलिटी कहते हैं। कार्बन से समझते हैं, जैसे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन में यहां पर B है, यहां पर E है, ठीक, चारों यहां पर A है, यहां पर D है, चारों चीजें सेम ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर इसे उठा के इसके ऊपर रखें तो B के ऊपर E आ जाएगा और E के ऊपर B आ जाएगा, यानी दोनों की संयोजकताएं तो सेम है, लेकिन अगर इसे उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ये एक दूसरे की सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं बनाते हैं, एक दूसरे को नहीं ढकते हैं। ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कायरलिटी कहते हैं भैया। ठीक है, आखिरी में दो चीजें और हैं, इन्हें देख लो। एक है इनेंशियोमर्स। क्या होते हैं समझो, हमने लिखा ऑप्टिकल आइसोमर्स का वह पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाता है। समझो भैया, जब कभी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? दो, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, यहां देखो, शीशे में देखने पे एक जैसे लग रहे हैं, तो वो कहलाते हैं इनेंशियोमर्स। ठीक, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये देखो भैया, टार्टरिक एसिड है, COOH, CHOH, CHOS, COOH, ठीक, इसके जस्ट सामने देखो COOH, ठीक। अब ये मिरर इमेज है मेरे भाई, ये कार्बन में हाइड्रोजन इधर है, इसमें उधर है, OH उधर है, इसमें इधर है, H इधर है, इसमें इधर है, OH उधर। अबे शीशे में देख तो उल्टा ही तो दिखता है, ऐसे करके देखो उल्टा दिखाई देता। तो ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल है और एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। इसे शीशे में देखोगे तो ये दिखेगा, इसे देखोगे तो ये दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर उठा के इसे रख दोगे तो OH के ऊपर H आ जाएगा। यानी सरल भाषा में इस तरीके के जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम लोग इनेंशियोमर्स कहते हैं भैया। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होता है? जो मिरर इमेज नहीं बनाएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? डायास्टीरियोमर्स कहेंगे। जैसे अगर हम कहें तो हमने यहाँ पे भैया भाई अपना टार्टेरिक एसिड लिखा हुआ है, जरा समझो, COOH है, CHOH है, CHOH है, इसका H इधर है, इसका H इधर है, तो ये दोनों आपस में तो इनेंशियोमर्स हैं। लेकिन जब इनकी तुलना आप इनसे करोगे, देखना, COOH, COOH, CHOH, CHOH, यहां पर OH है, यहां पर H है। अब देखो यहां पर H इसका इधर है, इसका H इधर है, इसका OH इधर है, इसका OH इधर है, लेकिन यहां पर देखो OH, यानी कुल मिला के ये मिरर इमेज नहीं बना रहे, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। जब दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? डायास्टीरियोमर्स हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, उल्टे हैं, इनका OH इधर, इनका इधर, इनका H इधर, इधर, तो ये इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। तो इनेंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की उल्टे होते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। जो नहीं बना रहे हैं, अंट संट कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो डायास्टीरियोमर्स कहलाएंगे भैया। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये शॉर्ट में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज के इस कैप्सूल क्लास के अंदर या कितनी भी तबियत खराब हो, हमें नहीं लग रहा आपको कोई कमी लग रही होगी एनर्जी के अंदर, हमने पूरी कोशिश करी है चीजों को समझाने की। सबसे पहले आपको बताया कि एरो क्या क्या दिखाते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया होमोलिटिक, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ होमोलिटिक, एक ही आदमी दोनों ले जाए हाइड्रोलिटिक हो जाएगा। रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यूक्लियस चाहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो है वो न्यूक्लियोफाइल है। फिर हमने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताया पूरा डिटेल में, उसके आधार पर कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, कैसे कैसे सिमेट्री निकालते हैं, क्या कायरल कार्बन क्या होता है, इनेंशियोमर्स क्या होता है, डायास्टीरियोमर्स क्या होता है, ये सब कुछ हमने इस कैप्सूल क्लास में कवर कर दिया है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। आज तीसरा कैप्सूल क्लास है, ऐसे टोटल 10 कैप्सूल क्लासेस आपको देने वाले हैं। इन 10 कैप्सूल क्लासेस को अगर आप पढ़ लेते हो तो 75 में 50 प्लस का आप बहुत आराम से कर आओगे भैया। ठीक है, लास्ट तक अगर फॉलो करते हो 75 में 75 का करके आओगे, सारे इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको दे देंगे भाई। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है जहां पर सारे क्लासेस कटवा के बिल्कुल कायदे से अपलोड कर दी है, प्लस ये कैप्सूल क्लासेस PDF ये सब भी वहां पर अपलोड हो रहा है। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन पर भैया 399 रुपए खर्च करना पड़ेंगे, चाहो तो वहां ज्वाइन कर लो, वरना फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लो। ये PDF ये क्लास जो भी आएंगे वहां पर मिलते रहेंगे। बाकी थोड़ी सी तबीयत अभी गड़बड़ चल रही है, अभी भी आपको शायद आवाज बदली लग रही हो, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। जैसे देखो आज ये खाल पूरी निकल के बाहर आ गई भैया। ठीक है, रियलिटी ये है कि ठीक है कुछ 4-5-6 दिनों से तबीयत काफी खराब है, इस वजह से थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में कमी है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, लगे हुए हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।